नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुजरात हाईकोर्ट ने न्यूजीलैंड में स्थायी रूप से रहने वाले अप्रवासी भारतीय दंपति के 3 नाबालिग मासूम बच्चों की कस्टडी को लेकर गत 5 वर्षों से न्यूजीलैंड और भारतीय अदालतों में चल रहे कानूनी विवाद का पटाक्षेप कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जोधपुर की रहने वाली मां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए 3 बच्चों को 8 सप्ताह में भारत से न्यूजीलैंड पहुंचाने और वहां पर बैरिस्टर उषा पटेल के सामने मां को सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं। ये प्रकरण वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से भौगोलिक दूरियों को पाटने और ऑनलाइन सुनवाई की पद्धति के महत्व को प्रदर्शित करने का भी अनूठा उदाहरण है, जहां पर जोधपुर के अधिवक्ता ने न्यूजीलैंड में रह रही मां की ओर से गुजरात में रह रहे बच्चों की कस्टडी के लिए गुजरात हाईकोर्ट में पैरवी की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में कोविड-19 मामलों में कमी को देखते हुए 14 फरवरी 2022 से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की विशेष समिति के प्रस्ताव के अनुसार न्यायालय ने मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। उक्त एसओपी 14 फरवरी 2022 से जबलपुर में प्रधान सीट और इंदौर और ग्वालियर की पीठों पर भी लागू होंगे। एसओपी में निर्देश किया गया, ये देखा गया कि लगभग हर दिन बड़ी संख्या में वकील DB1 के समक्ष मेंशन मेमो जमा करने के लिए आते रहते हैं। इससे कोर्ट में कोविड-19 की स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से फिजिकल रूप में प्रकरणों का उल्लेख फिलहाल अगले आदेश तक जारी रहेगा। एसओपी के अनुसार 65 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले अधिवक्ता या पक्षकार अपने मामले को वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई के लिए बेंच से मौखिक अनुरोध कर सकते हैं और संबंधित बेंच तदनुसार अनुरोध पर विचार कर सकती है। न्यायालय ने अपने परिसर में प्रवेश करने वाले अधिवक्ताओं या पक्षकारों के लिए ये भी आवश्यक कर दिया है कि वे वैक्सीन की कम से कम पहली खुराक ले लें। राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस भवरू खान को राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस पद पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। जिला न्यायाधीश संवर्ग से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले जस्टिस भवरू खान हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार प्रशासन, रजिस्ट्रार विजिलेंस, डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक, विधि सचिव और लोकायुक्त सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को मलयालम फिल्म चुरुली के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज करते हुए वकीलों से अपील की कि वे किसी फैसले को पढ़ने से पहले मुख्य धारा या सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से बचें। जस्टिस PV कुन्नीकृष्णन ने कहा कि वकीलों को न्यायपालिका के मुखपत्र के रूप में कार्य करना चाहिए और किसी निर्णय की केवल निष्पक्ष आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह देखकर आश्चर्य होता है कि कुछ वकील बिना फैसला पढ़े भी अदालत के फैसलों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ वकील अदालत द्वारा किए गए फैसले के बारे में सुबह 10:15 बजे या उसके तुरंत बाद 11 बजे टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। बेंच और बार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वकीलों को न्यायपालिका का मुखपत्र होना चाहिए। एक निर्णय के बारे में एक निष्पक्ष आलोचना हमेशा स्वीकार्य होती है, लेकिन आलोचना निर्णय को पढ़ने के बाद ही शुरू की जा सकती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला सीहोर के एक SP को एक शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित जांच करने का निर्देश दिया। इसने कथित तौर पर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज किया था। जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई कानून के प्रावधानों के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और अदालत को शिकायतकर्ता जैसे व्यक्तियों को सबक सिखाना चाहिए। जस्टिस संजय द्विवेदी ने आदेश दिया, पुलिस अधीक्षक सीहोर को मामले में उचित जांच करने का निर्देश दिया जाता है। यदि शिकायतकर्ता के आवेदक के खिलाफ झूठा आरोप लगाना सही पाया जाता है तो उसके खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए कानून के अनुसार अपराध दर्ज किया जाए। इसमें कहा गया कि यदि शिकायतकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए कोई गैर जमानती अपराध बनता है तो पुलिस कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी। कोर्ट भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376, 365 और 323 और 34 के तहत आरोपी द्वारा पेश की गई अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार कर रहा था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला की उस याचिका पर विचार करने के बाद IPGME&R SSKM अस्पताल कोलकाता के निदेशक को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट
1971 के प्रावधानों के अनुसार एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है, जिसमें महिला ने अपने 34 सप्ताह के भ्रूण का मेडिकल टर्मिनेशन करवाने की अनुमति मांगी है। जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ को याचिकाकर्ता के वकील ने अवगत कराया कि 3 चिकित्सकों ने कई चिकित्सा जटिलताओं का पता लगाया गया है, जो याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य के साथ साथ भ्रूण को भी प्रभावित कर रही है। इसलिए याचिकाकर्ता चिकित्सकीय तरीके से अपनी गर्भावस्था को समाप्त करवाना चाह रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में कहा कि पुलिस विभाग में 90% भ्रष्ट अधिकारी हैं। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने टिप्पणी की कि विभाग भी पुलिस अधिकारियों के पास जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं होने से त्रस्त है। जज के मुताबिक सिर्फ 10% अधिकारी ही ईमानदार और सक्षम है, लेकिन वे अकेले ही सारी जांच नहीं कर सकते हैं। बेंच ने कहा, हालांकि इस अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी की क्षमता जहां तक होनी चाहिए वहां तक नहीं है। अपनी क्षमता के भीतर मामले की जांच की है। जांच अधिकारी की अक्षमता को इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के रूप में नहीं माना जा सकता है। दुर्भाग्य से आज की तारीख में पुलिस विभाग 90% भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ उन अधिकारियों के साथ चल रहा है जिनके पास जांच करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, और केवल 10% अधिकारी ईमानदार और सक्षम अधिकारी है। 10% अधिकारी अकेली सारी जांच नहीं कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतें 28 फरवरी तक वर्चुअल मोड से काम करेंगी। हालांकि 2 मार्च से पूरी तरह से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार उपरोक्त व्यवस्था 28 फरवरी 2022 तक जारी रहेगी और 2 मार्च 2022 से इस न्यायालय में फिजिकल सुनवाई पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएगी। फिजिकल सुनवाई की पूरी बहाली के बाद अदालतें मामले दर मामले पर असाधारण परिस्थितियों में हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट के लिए कार्यालय आदेश में कहा गया कि चीफ जस्टिस के निर्देश के अनुसार 14 फरवरी 2022 से फिजिकल सुनवाई के लिए उपयुक्त संख्या में बेंच का गठन किया जाएगा। आदेश में कहा गया, शेष बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों को लेना जारी रखेंगी। हालांकि इस कोर्ट की सभी बेंच मामलों को सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रणाली के अनुसार मामलों की सुनवाई करेगी। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र को रिकॉर्ड पर पेश करने के लिए कहा। जाहिर तौर पर उन भारतीयों के परिवारों को राज्य आपदा कोष से राशि वितरित करने की अनुमति मांगी जिनकी कोविड-19 के कारण विदेश में मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति एन नागेश ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी याचिका में ये घोषणा करने का निर्देश दिया कि राज्य के एक अनिवासी के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 के कारण विदेश में मृत्यु हो गई, वे 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में पाने के हकदार हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।